नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो बता दी थी कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और आप इनको कैसे पहचानेंगे। और हमने जो है कुछ रासायनिक गुणों की बात की थी। गुणों में हमने क्या जाना था कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया जो है किसी धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा, और हमने ये जाना था कि भाई अगर किसी भी अम्ल की क्रिया को जो है किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करा लेते हैं आपको, तो चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि चीजें जो है वो आपके लिए ज्यादा सरल से सरल की जा सके। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको हमारा टॉपिक या कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज फिर आपकी इच्छा है। देखिएगा हमने क्या पढ़ा था, हमने दो चीजें पढ़ी थी कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया जब हम किससे कराएंगे, किसी धातु से कराएंगे तो क्या बनता है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो धातु से कराने के बाद हमको मिलेगा क्या, हमको हमेशा धात्विक लवण मिलेगा और साथ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। आपकी क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इतनी बात हमने आपको बताई थी। ये पहला रासायनिक गुण था। जब भी आपसे अम्लों के रासायनिक गुण की बात की जाती है तो पहला रासायनिक गुण आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप अम्लों की क्रिया किससे कराएंगे, धातु से। ठीक है, रिएक्शन मैंने कराई हुई है। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जाके, वहां से चीजें जो है वो आपको टाइम टू टाइम क्लियर होती चली जाती हैं और आपके लिए चीजें थोड़ी आसान होती चली जाती हैं। अगर आप बीच से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये चीजें जो है वो सही नहीं है, आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो कोशिश करिएगा 2 मिनट का समय निकालिए और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका एक फ्लो बन जाता है, आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगती हैं। आगे हमने दूसरा बताया था कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, कार्बोनेट या अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, अम्ल की क्रिया कराएंगे या तो किसी कार्बोनेट से कराएंगे या कार्बोनेट से कराएंगे या फिर क्या करेंगे, या हाइड्रोजन कार्बोनेट से। हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या आपका, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता क्या है। तो मैंने वहां पे आपको जो है बड़ा आसान सी बात बताई थी कि जब भी अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा। साथ में आपकी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में आपका क्या रिलीज होगा, H2O बनेगा। तो ये चीजें आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताई हुई थी। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कैसे बना वो मैंने आपको जो है रिएक्शन के थ्रू मैंने आपको बता दी थी। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अम्लों के रासायनिक गुण में अभी हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। अम्ल की जब धातुओं से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, और अम्ल की जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आज वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि अम्ल की क्रिया जब किसी क्षारक से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिएगा, क्विक रिवीजन मैंने इसलिए कराया था कि आपको पता रहे कि पिछले वीडियो में कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब देखिएगा, तीसरा रासायनिक गुण की बात करेंगे। तीसरे रासायनिक गुण की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि साहब अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, धात्विक अम्ल की क्रिया क्षारकों से कराएंगे। तो देखिएगा कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया, तो एक बात याद रखनी है आपको, तीसरा गुण है ये, तीसरा रासायनिक गुण है कि अम्ल की क्रिया जब हम किससे करा रहे हैं, अम्ल की क्रिया जब हम किसी क्षारक से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो अम्ल की क्रिया जब क्षारक से कराते हैं तो हमेशा हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। आपसे कोई पूछे कि बताइए अम्ल की क्रिया जब क्षारक से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि जब अम्ल की क्रिया क्षारक से कराते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। अब रिएक्शन के थ्रू देखेंगे हम कि क्या बनेगा। रिएक्शन के थ्रू हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि कैसे क्या बनता है, कैसे रिएक्शन होती है, या कैसे चीजों को जो है आप दिखाएंगे। देखिएगा, अम्ल की बात करेंगे। अम्ल मैं आपको बता ही चुका हूं, अम्ल क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। और ये क्या करते हैं, अरेनियस के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं या H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। आगे देखिएगा, अब बात करेंगे अम्ल। अम्ल मैंने आपको बताया था 2 अम्ल आप बेसिक एसिड याद रखिएगा। एक तो आपका HCl हो जाएगा, दूसरा आप याद रखेंगे H2SO4। ठीक है, तो ये 2 एसिड आपको याद रखने हैं। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अम्ल की क्रिया क्षारक से कराएंगे। क्षारक की बात मैंने की थी। क्षारक में मैंने आपको क्या बताया था, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं आपके
अम्ल होते हैं, और जो लाल लिटमस को नीला कर देंगे वो क्या होते हैं, आपके क्षारक होते हैं, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। और अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। क्षारक में आप बेसिक क्षारक याद रख सकते हैं, KOH हो जाता है, ये भी आपका क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाता है, ये भी आपका क्षारक है। ठीक है, जिसमें OH लगाओ समझ लेना वो क्या होता है, क्षारक होता है। देखिएगा इधर अम्ल की बात करेंगे। मान लीजिए मैंने अम्ल लिया HCl, और HCl की रिएक्शन जब मैं NaOH से कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, HCl मेरा अम्ल है और NaOH हमारा क्या है, क्षारक है। तो अम्ल की रिएक्शन जब क्षारक से कराएंगे तो हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, Na की वैलेंसी +1 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, और OH की वैलेंसी -1 होती है। केमिस्ट्री का सबसे सिंपल रूल क्या याद रखना है कि हमेशा नेगेटिव वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव वाले के साथ। ज्यादा आपको अपना ब्रेन नहीं लगाना है, इतनी बेसिक सी बात आपको अपने ब्रेन में बिठा के रखनी है कि कभी भी आपसे कोई भी रिएक्शन करवाई जाए, आपसे कोई बोले रिएक्शन कराने के लिए, तो आपको ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, अपना बेसिक ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि सर ने एक बात बोली थी कि जब भी दो कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाएगा तो हमेशा नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ। इतनी चीजें आपको, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैं ये +1 और -1 बताता हूँ तो ये उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता कैसे निकाली जाती है वो मैं बता चुका हूँ आपको। देखिएगा, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, OH की वैलेंसी -1 होती है। तो हाइड्रोजन किसके साथ, OH के साथ जुड़ेगा। देखो H पॉजिटिव और प्लस OH, तो ये H और H मिलकर क्या हो जाता है, H2, और साथ में आ जाता है O, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, H2O बनाएंगे। ठीक है भाई, उसके ये क्या हो जाएगा आपका H2O बन गया। साथ में अब लवण क्या बनेगा, लवण देखिएगा क्या बनेगा, इधर बचा Na और इधर बचा Cl, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। तो इस तरीके से जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। हमें पता है NaCl हमारा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है, और हिंदी में इसको हम क्या बोल देते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे जब भी कहा जाए कि जब भी हम HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। यही आपका क्या होता है, लवण होता है, और ये हमेशा कहाँ बैठेगा, तली में बैठेगा। तो जब भी आप NaCl बनाएंगे इस रिएक्शन में तो नीचे की ओर एरो कर देंगे, नीचे की ओर एरो मतलब ये कहाँ पर रुक जाएगा, जाके तली में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कहीं डाउट है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है, नई चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप हमको कमेंट करिएगा। मैं आपके साथ पूरी श्योरिटी के साथ ये बात अपनी रख देता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड, तो उस कमेंट पे जो है पूरा हम लोग जो है ध्यान रखेंगे उस चीज को। अगले वीडियो में आपका वो डाउट भी क्लियर कराया जाएगा। इसलिए आप जो है वीडियो को जब भी देखें तो चीजें जहां ना समझ में आए तो हम लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। उसके बाद एक और देख लीजिएगा, ये तो हो गई पहली रिएक्शन। एक तो ये रिएक्शन लिखने के बाद बेसिक चीजें मैं पहले से बताता हूँ। मैं अपने पहले वीडियो से आपसे कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप कोई रिएक्शन लिखेंगे तो आप उस रिएक्शन को ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया करें, ताकि क्या होता है, एग्जामिनर जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, आप जब एग्जामिनर में अभी से आदत डालेंगे तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे और एग्जाम में जब आप इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे तो एग्जामिनर पे आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, और एग्जामिनर जो है आपकी छोटी मोटी गलती को जो है निगलेक्ट कर देता है। अब देखिएगा अगला, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये क्या होता है आपका, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका सोडियम क्लोराइड, और ये आपका वाटर है। देखिएगा जल है। एक और रिएक्शन देखते हैं। अब HCl की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, KOH से। KOH क्या होता है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो एक तो क्या बनेगा आपका H2O बनेगा, क्योंकि ये तो हमको पता है ये क्या है, OH है इसमें, और इसमें क्या है H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, जल तो बनना तय है। साथ में और क्या बनेगा, इधर K है, K की वैलेंसी +1 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, तो ये क्या बनेगा, KCl। नाम क्या हो जाएगा इसका, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये क्या है आपका, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में ये क्या है आपका, जल। इतनी बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, पोटेशियम
क्लोराइड। दो एग्जांपल मैंने आपको करा दिए हैं कि जब भी अम्लों की क्रिया किसी भी लवण के साथ, अम्लों की क्रिया जब भी किसी क्षारक के साथ कराएंगे तो लवण तथा जल मिलेगा। ये मैंने दोनों एग्जांपल करा दिए हैं। उम्मीद है चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से और भी कोई आपका होगा तो आप उसके साथ कराएंगे तो आपको यही चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तीसरा जो चौथा हमारा जो रासायनिक गुण रहेगा अम्ल का, तो देखिएगा चौथा हमारा जो गुण रहने वाला है वो है धातु ऑक्साइड की क्रिया जब किसी अम्ल से कराएंगे तब क्या बनेगा। तो देखिएगा, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आपको जो है ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे कि आप जो है इनको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम चीजों को आसान तरीके से ही समझाने में विश्वास रखते हैं। देखिएगा कि आपका चौथा जो रासायनिक गुण है वो क्या है। चौथा रासायनिक गुण क्या कहता है कि साहब, जब भी चौथा रासायनिक गुण ये कहता है कि धातु ऑक्साइड की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, अम्ल के साथ। धातु ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या। पहले अच्छा एक काम करते हैं, उसके बाद थोड़ा मेथड को चेंज करते हैं। मेथड चेंज करने का मतलब पहले हम ये देखते हैं कि साहब अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है तो हमारा बनेगा क्या, और उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिएगा धातु ऑक्साइड की बात की जाती है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धातु ऑक्साइड की बात की जाए तो धातु ऑक्साइड होता क्या है। तो मान लीजिएगा धातु ऑक्साइड हमेशा कैसे बनेगा कि Na की क्रिया जब किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। सीधी सी बात आपको याद रखनी है, धातु ऑक्साइड कब बनेगा, जब किसी भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, इसकी वैलेंसी होती है +1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया आपका सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड। तो ये धात्विक ऑक्साइड है Na2O। बात समझ में आई। इसी तरीके से पोटेशियम का बन जाता है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो K2O, ये हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा हमें पता है हमसे कहा गया धातु ऑक्साइड, तो मान लीजिए हम लेते हैं धातु ऑक्साइड में Na2O, ठीक है। अब Na2O की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो बनेगा क्या। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साहब बनेगा क्या। तो आपको एक बात याद रखनी है, देखिएगा हमें पता है NaCl की बात करेंगे तो Na2O में Na की वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो यानी कि इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी +1। बात समझ में आई या नहीं। अब H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। H कितना है, H की वैलेंसी होती है +1, H की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो बनेगा क्या, इन H2O। तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। साथ में क्या बनेगा, देखिएगा साथ में क्या बनेगा, तो साथ में अब इधर बचा है Cl, इधर बचा है क्या, Na। तो Na की वैलेंसी होती है +1, Cl की वैलेंसी -1, तो ये बनाएंगे NaCl। इतनी बात आपको याद रखनी है कि साहब Na2O की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो H2O बनेगा, साथ में NaCl बनेगा। इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं तो थोड़ा चीजें जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। हमने क्या देखा कि इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमारा बना क्या, एक तो NaCl बना और साथ में क्या बना, H2O बना। तो अब आते हैं इधर, ये हमारा धातु ऑक्साइड हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, अम्ल हो गया। ये क्या है, ये साहब NaCl सॉल्ट होता है, सॉल्ट मतलब लवण है ये, तो ये क्या बना, लवण बना, और साथ में H2O क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि साहब चौथा रासायनिक गुण हमने सीख लिया कि जब भी किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमेशा क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। एक और रिएक्शन आप खुद कंप्लीट करेंगे तो एक और रिएक्शन क्या है कि K2O की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन करके नोट्स बनाइएगा, और जो भी मैं रिएक्शन लिखाता हूँ उनको आप जो है एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखिएगा। तो इससे क्या होता है, चीजें जो है वो आपके साथ आसानी से आप उनको जो है सीख जाएंगे और आसानी से चीजें जो है वो आपके समझ में भी आ जाती हैं। और इससे होता क्या है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये चीजें जो है वो आसानी से आपके समझ में आती रहेंगी। अगला देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है कि अगला हम बात करेंगे अम्लीयता के बारे में, कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा अम्लीय कब होगा और कब वो जो है उदासीन होगा, कब वो क्षारीय होगा, तो इस पे बात करेंगे। ये हमारे अम्लों के गुण थे। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है कि अम्ल या क्षारक विलयन कितने प्रबल होते हैं और कितने उदासीन होते हैं। तो देखिएगा इसके लिए हम एक टेबल को पढ़ेंगे, और टेबल रहती है कौन सी कि एक व्यक्ति थे सोरेनसन, तो इसको हम जो है यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम अपना। अगला टॉपिक रहेगा कि हम किसी भी अम्ल को कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल जो है वो कितना पावरफुल है, यानी कि उसकी अम्लीयता कितनी प्रबल है या वो कितना दुर्बल है, इस चीज पे बात करेंगे।
तो अम्ल या क्षार जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। बात समझ में आई? आपसे कोई पूछे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक भी आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है आपका दुर्बल क्षारक। ठीक है दोस्तों, तो एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। अम्ल भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो प्रबल अम्ल का मतलब जो अपने जलीय विलयन में जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, दैट मीन्स वो उतना ही ज्यादा कैसा होगा? पावरफुल होगा। कैसे समझते हैं देखिएगा, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि दो चीनी के घोल तैयार करिएगा, चीनी के घोल तैयार करिएगा। तो चीनी के घोल को बनाया हमने और एक में क्या किया, एक कंटेनर लिया, दो कंटेनर लिए, सॉरी, चीनी के घोल को तैयार करने के लिए हमने दो कंटेनर लिए। दोनों कंटेनरों में क्या था कि 10-10 लीटर पानी को ले रखा था। दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में हमने 10-10 लीटर पानी को ले रखा। तो पहले कंटेनर में 10 लीटर पानी में हमने 5 केजी चीनी को मिक्स किया, तो हमने इसका टेस्ट पता किया। और एक 10 लीटर में हमने जो है 10 ही केजी चीनी को मिक्स किया। तो दोनों में हमने क्या देखा, दोनों के टेस्ट में हमको अंतर मिलेगा। अंतर क्या मिलेगा साहब? ये कम मीठा होगा और ये वाला जो है वो ज्यादा मीठा होगा। यही होगा या नहीं होगा? यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि साहब इसके अंदर चीनी ज्यादा पड़ी हुई है, तो इसकी जो इसमें जो ये जो विलयन तैयार होगा इसमें चीनी के कणों की मात्रा ज्यादा होगी और इसमें चीनी के कणों की मात्रा कम होगी, इसलिए इसके टेस्ट में कम मीठापन होगा और इसके टेस्ट में मीठापन ज्यादा होगा। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें चीनी के जो अणु है वो ज्यादा मात्रा में, इसमें चीनी के अणु कम मात्रा में। उसी तरीके से प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो जिसमें H पॉजिटिव ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको बोला जाता है प्रबल अम्ल। जिसमें H पॉजिटिव अधिक मात्रा में होते हैं, जिस विलयन में H पॉजिटिव अधिक मात्रा में होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, और जिसमें सब H पॉजिटिव आयन कम मात्रा में होते हैं उनको दुर्बल अम्ल बोला जाता है। बात समझ में आई या नहीं? कि आपसे कोई कहे प्रबल अम्ल क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे कि वह जलीय विलयन जिसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा होती है उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जिसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या कम होती है उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। बात समझ में आई? सेम इसी तरीके से क्षारक की बात की जाती है कि वे जलीय विलयन जिसमें OH आयनों की संख्या ज्यादा होती है उनको प्रबल क्षारक कहा जाता है, और जिसमें OH नेगेटिव आयनों की संख्या कम होती है उनको दुर्बल क्षारक कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि विलयन में विलायक की मात्रा सेम हो लेकिन विलय जो है वो अलग अलग क्वांटिटी में होता है, तो उसको जो है प्रबल और दुर्बल की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये बात हमने यहाँ पे आपको बता दी है कि प्रबल या दुर्बल क्या होता है। इसके लिए आपको एक स्केल पढ़ाया जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पैमाना। ये पैमाना क्या रहेगा? ये पैमाना क्या बताता है? ये पैमाना किसी भी विलयन की, किसी भी अम्लीय विलयन की प्रबलता को दर्शाएगा। प्रबलता का मतलब कि वो कितना ज्यादा प्रबल है और कितना ज्यादा दुर्बल है, या उसका पीएच मान को दर्शाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। क्या बोलेंगे? पीएच पैमाना। तो जब भी आपसे पीएच पैमाने की बात की जाती है तो पीएच पैमाने के लिए आपको दो नाम याद रखने होते हैं। एक तो आपको जर्मनी का नाम याद रखना होगा कि साहब एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। तो आपसे कोई पूछे पीएच पैमाने का जन्मदाता कौन है? सोरेनसन। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इन्होंने किया क्या था, ऐसा क्या काम किया था? इन्होंने एक पैमाना तैयार किया। जैसे आप स्केल देखते हैं ना, आपकी जो स्केल रहती है उस पर नंबर लिखे होते हैं, इसी टाइप से इन्होंने एक स्केल तैयार की। और इस स्केल पे क्या था? इस स्केल पे नंबर लिखे हुए थे। इस स्केल पे नंबर लिखे हुए थे। नंबर कैसे लिखे हुए थे? इस पे 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हुए थे। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 14 तक इस पे क्या लिखे हुए थे? नंबर लिखे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन नंबरों में जो है अलग अलग कलर कोडिंग की। जैसे आपने देखा होगा पहले एक फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम क्रीम आती थी, उस पे एक वो स्केल बना के दे रखा था कि आप अपनी स्किन पे लगा के देखिएगा और आपकी स्किन का क्या पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाता है। तो उससे क्या पता चलता था कि लेवल पता चल जाता था। तो ये कह दिया था भाई इनका जो है स्किन कोड इतना है, तो इनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। था मतलब स्किन के
कलर्स के उन्होंने कोड जनरेट किए थे। ऐसे ही इन्होंने भी एक पैमाना बनाया, किसने? सोरेनसन ने जो पैमाना बनाया उस पैमाने में क्या था, कलर कोडिंग की गई थी। अब कलर कोडिंग किस बेस पे थी, तो हम नंबर्स के बेस पे जानते हैं, क्योंकि जब भी हम पीएच पैमाने पे बात करेंगे तो हमको नंबर्स से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि हम नंबर के बेस पे बताएंगे कि कोई भी अम्ल जो है वो दुर्बल है या प्रबल है, या दुर्बल है या प्रबल है। तो देखिएगा इन्होंने नंबरिंग की तो 0 से नंबर स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इस तरीके से इन्होंने 0 से लेकर 14 तक नंबर इंडिकेट किए उस पैमाने पे। और उस पैमाने पे जब नंबर इंडिकेट किए तो उन्होंने क्या किया, इनको कलर कर दिया। कलर में क्या रखा इन्होंने, इधर जो है ब्लू से स्टार्ट किया, और ब्लू से स्टार्ट करने के बाद जितना आप इधर जाएंगे वैसे वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, रेड होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। तो ब्लू से किधर की हो रहा है, रेड की हो रहा है। बीच में इसने अलग अलग कलर जो है वो इंडिकेट किए। ठीक है, इंडिकेशन कलर के बेस पे मिले या ना मिले, लेकिन आप क्या कहेंगे, आप इनके नंबर्स को याद रखेंगे। तो उसने क्या किया, सोरेनसन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखा, और उन्होंने ये कहा कि साहब अगर किसी भी ये जो नंबर था इसी को क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीएच मान। इनको क्या बोलते हैं, पीएच मान। तो उन्होंने 0 से लेकर 14 तक जो ये पीएच मान लिखे, तो पीएच मान में जो 7 वाला नंबर था इसको इन्होंने ये कहा कि ये साहब उदासीन है, कि अगर किसी विलेन का पीएच मान कितना है, 7 है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, उदासीन। जितना आप इधर की ओर बढ़ेंगे उस विलेन की अम्लीयता क्या हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी। इधर जाने पर अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और इधर जाने पर क्या बढ़ेगी, इधर जाने पर क्षारीयता जो है वो बढ़ेगी। तो ये बात याद रखनी है, जितना आप 14 की ओर जाएंगे उतनी उसकी क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। और जितना आप 0 की ओर जाएंगे उतनी उसकी अम्लीयता बढ़ेगी। 7 पे अगर कोई विलेन है जिसका पीएच मान 7 के आसपास है तो वो उतना ही ज्यादा कैसा होगा, उदासीन के पास में होगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि सबसे दुर्बल कहाँ पे होगा, तो भैया जब इधर जाएंगे तो सबसे दुर्बल कहाँ पे होगा, दुर्बल होगा 7 के जितने पास होगा वो उतना दुर्बल होगा, और 7 से जितना दूर होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। अगर आपसे कोई पूछे, बताइए कि अगर एक पीएच वैल्यू दी गई है, एक विलेन दिया गया जिसका पीएच मान 1 है, और एक पीएच वैल्यू दी गई है जिसका पीएच वैल्यू 6 है, तो दोनों में प्रबल कौन होगा, तो आप कहेंगे जिसकी वैल्यू जितनी कम वो उतना ही क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना ही कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो पीएच 6 वाला जो आपका विलेन रहेगा ये कैसा होगा, दुर्बल होगा, क्योंकि ये किसके ज्यादा पास है, ये उदासीन के ज्यादा पास है, तो ये क्या होगा, दुर्बल होगा। और जितना आप 7 से दूर हटेंगे उतना ही आपका कैसा होगा, प्रबल होगा। तो अम्लों में जितने आप 1 की ओर जाएंगे उतना ही प्रबल होगा, और 7 की ओर जाएंगे उतना ही दुर्बल होगा। और जितना आप क्षारीय पदार्थों में जितना आप 7 के पास होंगे उतने कम क्षारीय होगा, जितना आप 7 से दूर हटेंगे उतना ज्यादा क्षारीय होगा। ये किसने पैमाना बनाया था, ये बनाया था सोरेनसन ने। सोरेनसन थे कहाँ के, जर्मनी के। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जितना आप जो है 0 के ओर जाएंगे वो सारी के सारे विलेन आपके कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। जितना आप 7 से 14 की ओर जाएंगे वो सारे के सारे विलेन आपके कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। तो 2 कैटेगरी होती है, अम्ल, क्षार और उदासीन की। तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम और 0 से अधिक होगा, और क्षारीय विलेनों का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस चीज पे हम डिटेल में बात करेंगे कल। कुछ दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों का पीएच मान जानेंगे, और उसके बाद हम पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे कि पीएच वैल्यू निकाली कैसे जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और बाद बाकी मैं चैनल के लिए नहीं बोलता हूँ, वो आपकी इच्छा है, आप डिसाइड करिएगा। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भाई बहन या कोई रिलेशन में कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए जो है क्लास 10 में आया है, एग्जाम देना है उसको, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।